8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का आज हम अध्याय 4 शुरू करते हैं। यह M 819 और 820 का चैप्टर है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए जो भी इस किताब में दिया गया है। तो ये कई चीज़ें समझाई गई हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पहले ये पेज नंबर 22 पर है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अगला पेज जो है इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इनका बार बार हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद अब प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ठीक है जी, कर देते हैं। तो संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या कहलाता है? ये कहलाता है जी पाई चार्ट। अभी अभी आपने यहाँ पढ़ा है, सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना सर। तो ये जो पाई चार्ट जो होता है ये कहाँ पर लिखा है? डी में। तो आप इसमें डी में गोला लगा देंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 2 कह रहे हैं कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण, भाई जिसमें चित्र का इस्तेमाल करेंगे वो चित्रालेख होता है, और ये किस में दिया है? सी में। तो आप सी में गोला लगा लीजिए। फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 कह रहे हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता। पासे में देखिए कुल अंक होते हैं 6, है ना। पासे वही डाइस जिसमें से लूडो या वो गेम खेलते हैं आप लोग, है ना, सांप सीढ़ी वगैरह। तो उसमें कुल अंक होते हैं 6 और 2 कितनी जगह लिखा रहता है? 2 डॉट किस में बने रहते हैं? केवल एक ही जगह बना रहता है। तो प्रायिकता क्या होती है? संभव परिणाम, यानी एक ही बार 2 आएगा और कितने में से? कुल 6 में से। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6 और ये किस में दिया है? ए में। तो आप ए में गोला लगा लीजिए। अब इसी का अगला पन्ना यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 कह रहे हैं कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए जी, सिक्का जब उछालेंगे तो या तो हेड होता है या तो टेल होता है ना। तो संभव परिणाम कितने होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम तो आएंगे 2 और हेड और टेल तो एक ही बार आएगा, या तो ये हेड आएगा या तो टेल। तो चित्त प्राप्त करने यानी कि चित्त एक ही बार आएगा, 2 में एक ही बार आएगा, तो 1/2 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी और ये है बी में। 5वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है। यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? देखो जी, 3 लोग हैं और हर एक के लिए एक एक रंग है। तो 3 लोगों के लिए हर एक रंग यानी कम से कम 6 रंग तो चाहिए। तो इसमें देखिए कहाँ पर है, ये 4 रंग वाले तो नहीं चलेंगे, ये 5 वाला भी नहीं चलेगा। 6 वाले में देख लीजिए तो इसमें कितने हैं? नीला एक जगह है, लाल 3 जगह, ना नीला 2, लाल 3 जगह, हरा 1। यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होगी। इसमें देखिए 2 हरा, 2 नीला, 2 लाल, ये परफेक्ट रहेगा अगर बराबर बराबर आ गया हिसाब किताब। यानी कि हम चौथे नंबर का हिसाब वाला पहिया इस्तेमाल करें तो सबके लिए सही इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि सही रंगीन पहिया यही वाला होगा। तो आप इसको चौथे नंबर पर है तो इसमें गोला लगा लीजिए। अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं कि एक थैले में 5 लाल गेंदें, 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। पीली गेंदों की संख्या कितनी है? 3। कुल गेंदों की संख्या 8। तो लाल गेंद प्रायिकता मतलब टोटल, तो संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम में से कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो 8 है और लाल गेंदें थी 5, तो 5 में से ही तो निकलेगा, तो 5/8 इसकी प्रायिकता बन जाएगी। 7वां प्रश्न भी ले लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है
तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ी एक संख्या, तो पहले यहाँ फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि फिर इसके बाद यह प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का सूत्र भी लिख लिया। तो जो पाँचे में तो कुल 6 ही होते हैं, है ना, 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, डॉट हो लगे रहते हैं। तो 5 से बड़ा संख्या कौन सी जिसमें केवल 6 ही होगा, तो 5 से बड़ी संख्या केवल 1 आ गई। फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 तक के शामिल करना पड़ेगा, 6 छोड़ के बाकी, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ गए। अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो अभाज्य संख्या कितनी मिलेगी उसमें, तो 1 छोड़ेंगे, तो 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी उसमें तो 2 ही मिलेगी। सम संख्या कौन कौन सी होंगी, तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। और इनकी प्रायिकता निकालने के लिए पहले यहाँ शुरू करते हैं। पहले 5 से बड़ी एक संख्या 1 है, तो इसका परिणाम निकल आएगा 1/6। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। सबसे छोटी तो इसमें 1 ही है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगी 1/6, यानी 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ, लेकिन वो डाइस की ही बात रही, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो एक ही बार बनेगी, किसने में से, उन्हीं 6 500 में से, तो 1/6 इसमें भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सम संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 और 6 में से निकलेंगे, तो 3 में से 6 यानी 3/6, 3/6 को हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो अभी अपने बात की, ये 5 से बड़ी संख्या की एक प्रायिकता 1/6, इसकी दूसरे वाले की 5/6, तीसरे वाले की 1/6, और इसकी जो 3/6 है, यानी कि हल करने के बाद 1/2 निकल आई। ये बात समझ में आ गई। अब 8वां लेते हैं कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में, ये पहले दंड आलेख भी देखते चले, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। ये 2003 4 5 6 7 8 तक के ये वर्ष हैं, शैक्षिक वर्ष, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कहाँ से, 50 से लेके 350 तक ये दर्शाई गई है। अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो देखो जी, ये इस दंड आलेख में क्या दिया है, यहाँ पर शैक्षिक वर्ष दिया है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। तो इस दंड आलेख द्वारा सत्र 2003-4 से 2007-8 तक विभिन्न वर्षों में कक्षा 8, ये वर्ष हैं, ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। ठीक है, इस चित्र में। फिर दूसरा कह रहे हैं किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि हुई यानी ज़्यादा कहाँ बढ़े हैं, तो देखो यहाँ जी, 2003-4 में 100 थे और इकट्ठा यहाँ 200 हो गए, डबल हो गए। फिर बाद में सब में 50-50 बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़ा क्यों, 2004-5 में। तो यहीं पर ये लिख देना है कि 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। फिर ये कह रहे हैं कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अधिकतम माने सबसे ज़्यादा, तो जिसका दंड आलेख सबसे ज़्यादा होगा, ये इसका दंड आलेख कहाँ तक जा रहा है, 350 तक। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ष 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, क्योंकि इसी का दंड आलेख सबसे बड़ा है। चौथा कह रहे हैं बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 यानी कि यहाँ वाले में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की विद्यार्थियों की संख्या दुगनी है। तो देख लीजिए 2005-6 और 3-4 की तुलना कर लीजिए। 5-6 में यहाँ पर देख लीजिए 250, 3-4 में है 100 और 250 दुगने से भी ज़्यादा है, और ये कह रहे हैं केवल दुगना है, तो ये असत्य है। ये अगर ऐसा लिखा होता है दुगने से ज़्यादा है तो मान लेते कि सत्य है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि ये असत्य है। यहाँ पर देखिए अब 8वां प्रश्न लेते हैं। ये 8वां हो गया, 9वां प्रश्न लेते हैं कि निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है द्विदंड आलेख। इसमें गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी एक्स अक्ष पे दिया है और वाई अक्ष पर ये
अंक दिए गए हैं। और ये भी दर्शाया गया है कि ये जो है 2005-06 का है और जो है ये 2006-07 का इधर वाला है। ठीक है, इसमें लाल रंग नहीं शो किया है पर ये थोड़ा सा दिख रहा है, यानी लाल रंग वाला ये 2005-06 का है और ये 6-7 का नीले रंग वाला है। तो अब देख लीजिए, अब शुरू करते हैं। इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई? तो सूचना तो यही दी गई है कि इस दंड आलेख, यहाँ देखिए क्या दिया है, इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों, है ना, 2 शैक्षिक वर्ष थे में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए क्या अंक हैं। 2 अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक की सूचना दी गई है, की सूचना दी गई है। ठीक है, अब फिर ये कह रहे हैं कि किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में गिरावट हुआ, यानी दोनों में देखिए जी डिफरेंस जिसमें होगा। देखो पहले इधर से बढ़ा, ये सुधार हुआ, ये भी सुधार हुआ, ये भी सुधार हुआ, ये नीचे की तरफ चला गया, यानी कि इसमें गिर गया भाई। अगले साल जैसे इस साल अच्छा था तो अगले साल अच्छा आना चाहिए, नहीं 5-6 में अच्छा था तो 6-7 में बढ़ना चाहिए, ये डाउन हो गया। किस में गया है जी? यहाँ पर देख लो, किस विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार, नहीं पहले सुधार वाला लेते हैं। अधिक सुधार माने ग्रेड बढ़ना चाहिए, तो ये सुधार वाला लेते हैं। सुधार वाले में ग्रेड बढ़ा, इससे ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसमें कम अंतर दिख रहा है, इसमें कम अंतर दिख रहा है, इसमें तो गिर गया है, ये बराबर है। तो सुधार वाला है गणित का, तो यहाँ पर गणित लिख लीजिए। फिर गिरावट वाला, गिरावट माने जिसका ग्राफ गिरा हो, यहीं पर गिरा है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी जो है गिरावट वाला है, तो इस पे प्रदर्शन में गिरावट आ गई है। फिर ये कह रहे हैं कि किस विषय में समान रहा, तो जिसके दंड आलेख बराबर हो, ये देखो आलेख बराबर है, इसका मतलब हिंदी में इसका प्रदर्शन समान रहा। तो ये इस तरह आप इसके जवाब भर दीजिए। थोड़ा बार बार खिसकाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन और जवाब इसमें कैमरा पूरा कवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसको आप भर देंगे। ये प्रश्न है, आलेख देख ही चुके हैं और ये इसको आपको भर दिए, प्रश्न रहे और इसको जवाब। 10वां प्रश्न लेते हैं कि दी गई, इसमें भी थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत आएगी लेकिन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। ये जी वर्ष दिए हैं, ये लाख टनों में उत्पादन है, तो इसको केवल शो करना है आपको, तो ये इसमें मुझे लगता है सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो वर्ष है, यहाँ पर इस एक्स अक्ष में वर्ष दर्शा देते हैं। 2001 से 2005 तक लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे एक पैमाना मानना पड़ता है। तो 1 इकाई बराबर 5 लाख टन, चूँकि बीच बीच के अंक है तो हमने 5 लाख टन माना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके आप जो है यहाँ तक 5-5 के हिसाब से आप वो बना लीजिए, क्या डॉटेड, और इनके चिन्ह लगा दिए। अब आते हैं यहाँ 45, तो 45 कहाँ पर है, यहाँ। तो ये 2001 में 45 तक इसका दंड आलेख ऊपर ले जाए। 48 कहाँ है, यानी 48 आएगा 45 और 50 के बीच में, तो 45 और 50 के बीच में 2002 का ले लेते हैं। 2003 में गया है 60 तक, 60 का तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो ये 60 को ले लेते हैं 2003 में। 2004 में 62 गया, यानी कि 60 और 65 के बीच में यहाँ कहीं थोड़ा सा बढ़ा के 62 ले लीजिए। अगर ग्राफ पेपर में होगा तो चूँकि ग्राफ पेपर में तो हर पॉइंट अंकित है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 60 से 65 के बीच में 62 पर आप 2004 का ले लेते हैं आंकड़ा। 2005 में 80 तक गया है, तो 80 कहाँ गया है, ये 2005 में 80 तक गया है, तो ये इसका जो है दंड आलेख हो गया। ठीक है, यहाँ उत्पादन 5 लाख टनों में और इधर वर्ष दिया गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो ये 11 में कह रहे हैं कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, यह भाषा, इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। तो चलो जी बना देते हैं। तो ये हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और योग दिया है, तो विद्यार्थियों की संख्या 40, 25, 15, 10 और 90 है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये एक सारणी बना के
इधर भाषा बना लीजिए, इधर विद्यार्थियों की संख्या, इनके केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं, तब तो पाई चार्ट बनेगा। तो हिंदी में 40, अंग्रेजी ये सब लिख लिया, और कुल 90 थे, ये भी लिख लिया। केंद्रीय कोण क्या होता है, इसका इससे भिन्न बना के, 40 का 90 से भिन्न बना के 360 का गुणा कर देंगे, यानी केंद्रीय कोण निकल आएगा। तो इसका निकल आएगा 360। 25 का 90 से बना के केंद्रीय कोण 100, 15 का 90 से ये बना के केंद्रीय कोण 60, और इसका 90 से कोण बनाएगा 40। अब इसको जो है आप जैसे बन गया तो पाई चार्ट बनाइए, और चांदे से चाहे बना लीजिए 160 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 100 डिग्री, ये सब बना लीजिए और भर दीजिए। जैसे 160 किसका था, हिंदी का, तो हिंदी में लिख लीजिए। 40 किसका था, तमिल का, तो 40 तमिल कर दीजिए। मराठी का 60, तो ये 60 कर दीजिए। अंग्रेजी, ऐसे इनको भर दीजिए। तो ये पाई चार्ट के बन गया। अब इसी तरह 12वां ये कह रहे हैं कि 360 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको पहले तो ये पाई चार्ट देखना है। यहाँ पे पैदल दिखा रहे हैं 80 डिग्री, साइकिल दिखा रहे हैं 90 डिग्री, कार दिखा रहे हैं 70 डिग्री, और बस दिखा रहे हैं 120 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं, डिग्री में दिया है और आपको जवाब इस तरह देने हैं। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं और कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। देखिए, केंद्रीय कोण कुल होता है 360 डिग्री। अगर ये सारे के सारे जो है 360 डिग्री के हिसाब से निकालने पड़ेंगे, तो साइकिल वाला कुल केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री केंद्रीय कोण में विद्यार्थियों की संख्या, तो 90 का 360 से निकालेंगे और 360 डिग्री का भाग देंगे, तो ये कट जाएंगे। कुल 90 डिग्री में 90 ही आ गया, यानी 90 विद्यार्थी ही साइकिल से जाते हैं। अब इसी तरह बस वाले, तो बस का चूँकि 100 केंद्रीय कोण यहाँ पर दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितने में से बनेगा, 120 360 में से। तो 360 से 360 का निकल आएगी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी 120, यानी 120 विद्यार्थी ही बस से स्कूल जाते हैं। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये रहा पाई चार्ट, इसमें 46% नहर, 17% टैंक, 12% अन्य तरीके और 25% ट्यूबवेल है। ठीक है जी। अब देखो प्रश्न करते हैं। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो प्रश्न सीधा सीधा दिया है, तो सीधा सीधा जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि ये भी प्रतिशत में ही दिया है। तो कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो जो 46% लिखा है, तो आप इसको लिख दीजिए, 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल सीधा जवाब है। फिर 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो ये देखिए जी, 70% टैंक के माध्यम। तो 70% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। फिर ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत देखो जी, कहाँ लिखा है, यहाँ दिख रहा है। तो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि 25% है। ये तो बहुत आसान था। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मासिक आय रुपया 15,000 है। उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई? यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ शुरू करते हैं। क्योंकि मासिक बचत केंद्रीय कोण के 60 डिग्री के बराबर है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और मासिक बचत आय 15,000 से रुपये 15,000 से मान निकाल लीजिए। पहले कैसे आ जाएगा? 60 डिग्री का केंद्रीय कोण 360 से निकालेंगे, और कुल कितना है, 15,000 रुपये है। तो ये शायद संख्या 36 1/6, यानी 6 का 15,000 में भाग दीजिए तो 2500 रुपये यानी निकल आएगा। यानी कि 60 डिग्री में 2500 रुपया निकला। अब ये कह रहे हैं कि कितनी बचत की गई? तो 2500। अब यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालना है।
कि माना रुपये 15,000 का x प्रतिशत जो है 2500 रुपये है, चूँकि निकाल लिए है। तो 15,000 का x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 25। तो इस 100 का इधर तिरिया गुणा कर दीजिए, ये 15,000 गुणे x बराबर 2500 गुणे 100। अब इस घर पक्षांतर कर दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा। तो 2500 गुणे 100 बटे ये 15,000 हो गया, काट पीट दीजिए तो ये 0 0 0 0 1 0 से 1 0, यहाँ बचा 250, यहाँ बचा 15, तो अभी भी कट जाएगा, 5 तिया 15 और ये 50 बार कटेगा। 3 का 50 में भाग दीजिए तो 16 सही 2/3 या 16.6%। या तो इसको भाग दे दीजिए या तो दशमलव में लिख लीजिए, भिन्न में या दशमलव में। ये तो मिश्र भिन्न में है और ये मान दशमलव में, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। 15 में कह रहे हैं कि आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करिए। ये तो पहले से लिखा हुआ है, आपको भरना है जो भी आप समय व्यतीत करते हैं। तो ये हम किसी एक बच्चे का लेते हैं कि स्कूल 6 घंटे गया, तो खेलता 1 घंटे है, घर पे पढ़ाई 2 घंटे, सोने के लिए 8 घंटे और अन्य के लिए निकाल दिया 7 घंटे। तो इसका भिन्न बना लीजिए। तो चूँकि कुल 24 घंटे हैं तो 6 का 24 में भिन्न बनेगा, फिर 1 का इसमें, इसका ये भिन्न, फिर इसका इधर से भिन्न ये बनेगा, इसका ये इधर से भिन्न ये बनेगा। अब इनके केंद्रीय कोण की भिन्न 360 डिग्री की भिन्न इन केंद्रीय कोण निकालना है। तो 1/4 में 360 का गुणा कर दीजिए, तो जो भी मान निकल आएंगे तो इसका मान निकलेगा 90, इसका 360 में करेंगे तो 15 डिग्री, इसका निकालेंगे तो 30 डिग्री, इसका हल करेंगे तो 120 डिग्री, इसको हल करेंगे तो 105 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण निकालना है। ठीक है, यहाँ 360 डिग्री भिन्न लिखा हुआ है, लेकिन ये दरअसल केंद्रीय कोण निकाला गया है। ठीक है, जब केंद्रीय कोण निकालेंगे तभी तो पाई चार्ट बनेगा। तो ये सारे कोण निकल आए, तो आप चांदे एक पाई चार्ट बना लीजिए, चाहे हाथ से बना लीजिए, चाहे और प्रकार रख कर घुमा लीजिए। अब ये 90 डिग्री चूँकि स्कूल के लिए निकला था तो स्कूल बना दीजिए, फिर यहाँ 15 डिग्री निकला था खेल के लिए, ये 30 डिग्री निकला था घर पर पढ़ाई के लिए, सोने के लिए 120 डिग्री और अन्य के लिए 105 डिग्री। तो ये हमारा पाई चार्ट भी बन गया और ये ग्राफ चार्ट भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह ये पाठ यानी अध्याय हमारा 4 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में।